आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। आप जानते ही हैं कि अमेरिका और ईरान में झड़पें दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। पिछले 48 घंटे के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमान के मुताबिक बंदर अब्बास, बोशहर जौहरी प्लांट के करीबी इलाके, चाबहार की बंदरगाह और सिरक के साहिली इलाकों समेत कम से कम 5 सूबों में लगभग 170 सिविलियन और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इनमें सूबा गुलिस्तान का वो रेलवे पुल भी शामिल है जो ईरान को रूस और चाइना से बज़रिया वस्ती एशिया तिजारती तौर पे जोड़ता है। ईरान ने 14 हलाकतों और 78 ज़ख्मियों की तस्दीक की है, जबकि ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन में अमेरिका को हासिल सहूलतों पे ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इस बार ये लड़ाई साफ साफ आबना हुर्मुज़ पे कंट्रोल के लिए है, जिसे ईरान किसी कीमत पे नहीं खोना चाहता, मगर खलीजी रियासतें चाहती हैं कि आबना हुर्मुज़ को खुला रखने में अमेरिका उनकी मदद करे। मजमूई तौर पे यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे अहम इलाक़ाई ममालिक ने जिस सालिसी के लिए दिन रात एक कर दिए, उस सालिसी की दस्तावेज़ अगर बेमानी नहीं भी हुई तो वेंटिलेटर तक ज़रूर पहुंच गई है और वेंटिलेटर पर ही रहेगी। होना ये है कि यहाँ पर किसी ने सुधरना नहीं है, लग तो यही रहा है। तबादले होंगे, फायरिंग होगी, अटैक्स होगी, और अगेन जैसे आपने, हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, पूरा दारोमदार आबना हुर्मुज़ पर ही है। जौहरी प्रोग्राम, तनसीबात, ये सारी चीज़ें आप माइनस कर लें। पैटर्न ऑफ अटैक्स आप देखें, अमेरिका के तो जो साहिली पट्टी है वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जो कोस्टल डिफेंसेस हैं उनको डिग्रेड करना है, वो डिग्रेड होते हैं, तबाह होते हैं। कितनी बार डिग्रेड? मैं वही कह रहा हूँ, डिग्रेड होते हैं, तबाह होते हैं। ईरान दोबारा बना लेता है, वो दोबारा तबाह होते हैं। बीच में जाहिर है कि शहरी भी शहीद होते हैं, फ़ौजी भी शहीद होते हैं, और ये मामला यूं ही चलता रहेगा। प्रॉबेबली अगले 2-3 दिन में हम यही सुनेंगे कि जी सालसों की कोशिश के नतीजे में अब एक बार फिर हम पेज में आ रहेंगे, फिर ट्रंप कहेगा दे क्रेजी, पासदाराने इनकलाब की तरफ से कोई और। मैंने सिर्फ पाकिस्तान और कतर के कहने पे ये मैं तो सर, मतलब मुझे पता है कि वही हर पुल तबाह कर देना है। अच्छा, डिसैलिनेशन प्लांट तबाह कर किस्मती से जंग, झड़पें और बयानात भी क्लीशे बन गए। सब कुछ क्लीशे बन गया है सर, मतलब पूरी दुनिया क्लीशे है, ये क्यों ना क्लीशे बने। अब देखिए, अब इस वक्त मुझे सिर्फ 2 चीज़ों से गर्ज है कि हमारे पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन इस पर भी पहले बात हुई है, लेकिन अब भी दोबारा बात करना ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हमारी फ़ीस कब दोगे और कैसे दोगे? क्योंकि देखिए, लेबर कॉस्ट्स हैं, लेबर चार्जेस हैं। एक घर तामीर किया है, आप उसमें रहना नहीं चाह रहे, वो एक अलग बात है, मेहनत मशक्क़त हुई है, इसका कुछ सिला पाकिस्तान ने आज तक कभी अपने मुंह से नहीं मांगा, वो यही कहता है सर जड़ी तो आप। अच्छा, सबसे खतरनाक जुमला भी यही होता है ना, ये नहीं, ये 1000 बार हुआ है ना, आखिर में लड़ाई इतनी बार टैक्सी में बंदा जाता है और वो कहता है कि सर मैं बताओ यार, यहाँ से मतलब डिफेंस के कितने पैसे लोगे, जो आपकी मर्जी। मैंने कहा नहीं बेटा, ये अब आप फंसा रहे हो मुझे, अब आप फंसा रहे हो मुझे। तो ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस पर भी हम अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि आज से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या ट्रेड टॉक्स भी शुरू हो रही हैं। हो सकता है, उम्मीद है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे मिले, लेट्स सी। लेकिन अच्छा, पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वो हमेशा गौल की शक्ल में उतरती है, बारात आती है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी माया गैस यानी LNG की ज़रूरियात कतर से पूरी करता है। कतर खलीज में है और खलीज के दरवाज़े आबना हुर्मुज़ पे ईरान का पहरा है। चुनांचे कतर ने LNG एक्सपोर्ट रुक जाने के सबब फोर्स मेजोर तिजारती शिक का सहारा लिया है। यानी अगर एक पार्टी अपने कंट्रोल से बाहर हालात के सबब अपनी तिजारती कंट्रैक्चुअल ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर सके तो उस पर हर्जाना नहीं लगाया जा सकता। कतर के इस फोर्स मेजोर के असरात अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गए हैं और हमारे रोज़नामा डॉन के इक़्तिसादी नामानिगार खलीक क़यानी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने भी अगले 3 हफ्ते के लिए फोर्स मेजोर शिक का सहारा ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में LNG से चलने वाले 5000 मेगावाट बिजली के प्लांट्स की पैदावार पे जो असर पड़ेगा, उससे बालाई पंजाब और शुमाली पाकिस्तान जद में आएगा। यानी
लोड शेडिंग का दौरानिया और बढ़ेगा, और अगर पाकिस्तान को हंगामी तौर पे इन प्लांट्स को डीज़ल पे चलाना पड़ा तो फिर सार्फिन मज़ीद महंगी बिजली ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इजाज़त दें, मैं 2 सेकंड में फोर्स मजोर को आसान अल्फाज में यार मैंने कर दिया, मैं एक करना चाहता हूँ प्लीज़, कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको भूख लगी है, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करें और फिर एकदम शहर में हड़ताल हो जाए, फायरिंग हो रही हो, तो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला कहेगा हमने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अब फोर्स मजोर अप्लाई हो गया है। हाँ, वो हालात जो उसके पिज़्ज़ा मतलब मैं डिलीवरी क्या के कर सकता हूँ यार, गोलियाँ चल रही हैं, हमने तो नहीं चलाई। तो हमारे जो दोस्त हैं और इक़्तिसादी उमूर के तज्ज़ियाकार हैं खुर्रम हुसैन साहब, वो हमारी मदद को आज भी आन पहुँचे हैं। खुर्रम साहब, क्या ये वो हालात हैं जिनके सामने कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को छोड़ें कोई भी मुल्क हो, बेबस हो जाता है, या फिर फॉरवर्ड प्लानिंग से तवानाई का जो मुमकिना बहरान है उसकी शिद्दत कुछ कम हो सकती है? आपका तजर्बा क्या है? देखिए वसंत साहब, ये इतनी ग्लोबल सिचुएशन चल रही है और फॉरवर्ड प्लानिंग तो इसी हद तक आप कर सकते हैं कि एक जंग को जिस हद तक आप उसके दौरान प्लान कर सकें। लेकिन हुआ यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक एलएनजी टैंकर बुक किया हुआ था, कतर के साथ अरेंजमेंट्स हुए हुए थे उसके आने के लिए, सीज फायर में टॉक्स वॉक्स सारी चल रही थी। लेकिन अर्लियर दिस वीक फायरिंग दोबारा से जब चली है, दोबारा से ईरान की तरफ से ऐलान आया है कि हम बंद कर रहे हैं दोबारा हॉर्मूज। ट्यूसडे के दिन 4 वेसल्स जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, 4 टैंकर्स, उनमें से एक के ऊपर आई थिंक फायरिंग भी हुई थी। जी जी बिल्कुल। उस दौर में, और कुछ ऑयल टैंकर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। एक जगह थी जहां पे एक एलएनजी टैंकर और एक ऑयल टैंकर की टक्कर भी हो गई थी, क्योंकि एक मुड़ के वापस जा रहा था, एक आ रहा था अपनी तरफ। उन्होंने अपने ट्रांसपोंडर्स ऑफ किए हुए थे, यानी कि शदीद किस्म की खप मची है वहाँ हॉर्मूज में। एंड उसकी वजह से एक वेसल जो पाकिस्तान आनी थी वो कैंसिल हुई, और लास्ट मिनट पे फिर वेडनेसडे के दिन, जब ट्यूसडे को ये वेसल वापस गई है, तो वेडनेसडे के दिन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में प्लान करके अप्रूवल दिया कि एक टेंडर और दिया जाए। आज वो टेंडर जो है, इमरजेंसी टेंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोट किया है फॉर एलएनजी, जो कल फिर खोला जाएगा, मार्केट्स में बिड होएगा, और वो होप कर रहे हैं कि किसी और सोर्स से उनको फिर कल टेंडर मिल जाए। चांसेस आर प्रीटी हाई कि उसमें महंगा ज्यादा होगा, प्राइस उसकी ज्यादा और कौन सी सोर्सेज हैं खुर्रम, अगर आप थोड़ा सा हमारे इल्म में इजाफा करें? एलएनजी की इतनी ज्यादा नहीं है, एलएनजी की इतनी ज्यादा नहीं है, और खासतौर पे इतनी जो हमारे मुल्क के नजदीक हो, तो ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी आती है, या फिर लैटिन अमेरिका से आती है एलएनजी, और मेरे ख्याल में सदर्न अफ्रीका में भी 1-2 लोकेशंस हैं। लेकिन पाकिस्तान कतर से इसलिए लेता है क्योंकि लोकेशन वाइज बराबर में नजदीक पड़ता है, जी बराबर में है, और इसमें वॉयज का जो डिस्टेंस है उसकी कॉस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर होती है इसमें एलएनजी की प्राइसिंग में। तो अब इमरजेंसी में वो कर रहे हैं बिडिंग। कल उसकी अप्रूवल हुई थी, आज उन्होंने टेंडर फ्लोट किया है, कल वो टेंडर खोला जाएगा, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या है। एंड इट्स पॉसिबल कि 2-3 दिन के बाद कोई वेसल जो है बुक हो जाए उसके बाद। एंड वो कह रहे हैं कि जुलाई 15 तक, आई थिंक 14 से 16 के दरमियान वो कुछ मांग रहे हैं डिलीवरी उस कार्गो की। अच्छा, अब जाहिर है, सॉरी खुर्रम आपकी बात काट रहा हूँ, जाहिर है कि कई ममालिक लाइन में लगे हुए होंगे ना, सिर्फ पाकिस्तान को डेफिनेटली पाकिस्तान को तो एलएनजी की ज़रूरत नहीं होती, तो जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है? मतलब मैं आसान अल्फाज में ये सवाल है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कोई हमें आउटबिड कर दे और फिर वो कहें कि सर अब हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, अब आप मतलब डीजल पे ही चलाएं, जो हमारे लिए बहुत महंगा साबित होगा? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी, आई मीन बिडिंग के बाद तो नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन बिडिंग से पहले होता है ये, और इसकी वजह से महंगा पड़ेगा। जो भी कंसाइनमेंट लेंगे इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन जो ये अभी कतर से आ रही थी, क्योंकि इमरजेंसी में आप कर रहे होते हैं, शॉर्ट नोटिस पे जब आप लेते हैं, और खासतौर पे दूर किसी मुल्क से आप प्रोक्योर करते हैं, तो सारी चीजों की एक एक प्रीमियम एड अप करती है। तो लाजिम महंगी तो ज्यादा पड़ेगी और ज्यादा कंपेटिटिव भी होंगी बिड्स, क्योंकि बहुत और मुल्क हैं जो अभी बिडिंग कर रहे हैं इसी एलएनजी के लिए। लेकिन उसकी और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फिर काफी तवील लोड शेडिंग का सामना एकदम से आ जाएगा, और जुलाई के महीने में एकदम ही शुरू हो जाएगा। और डीजल पे चलाना तो ये जो तवील लोड शेडिंग की आपने बात की है, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि अगर 100 बिजली पैदा करने के प्लांट हैं, तो कितने एलएनजी पे डिपेंड करते हैं? अंदाज़न देखिए,
अंदाजन जो जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसमें 5,000 मेगावाट वर्थ ऑफ पावर जनरेशन का मेंशन है, दैट दैट विल हैव टू शट डाउन पोटेंशियली। काफी। अभी एग्जैक्टली कितनी हमारी टोटल बिजली में ये इन एलएनजी प्लांट्स का की परसेंटेज पड़ रही है, ये डेटा मेरे पास नहीं है। ये नेपरा महीने के एंड पे रिलीज करती है ये डेटा, लेकिन काफी ज्यादा होगी। आई मीन आप काफी घंटे जो है ना ऐड कर रहे हैं। आई मीन काफी मेजर क्राइसिस बन सकता है ये, बन सकता है। अगर सही है। हाँ। चलिए। और फिलहाल इसको अवॉइड किया जा रहा है कतर से ही सोर्स कर करके, और उसमें पाकिस्तान ने अपने कॉन्टैक्ट्स भी यूज किए हैं, लेकिन अब आई थिंक जंग इस लेवल पे पहुंची हुई है कि वो कॉन्टैक्ट्स भी नहीं कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो ये जो कराची की के इलेक्ट्रिक है, ये भी कोयले पे ज़्यादा डिपेंड करती है, डीजल पे या एलएनजी पे? नहीं, ये इतनी एलएनजी पे नहीं डिपेंड करती है। जो एलएनजी के प्लांट्स है सारे पंजाब में। नॉर्थ का ज्यादा मसला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुई नॉर्दर्न गैस ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर की है ना, कि हमें नहीं आ सकते। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो टीम जा रही है अब अमेरिका बल्कि पहुंची हुई है, आज मुज़ाकरात टीम ना किया करो, लोग कहते हैं शायद फुटबॉल की टीम है, वो वफ्द कह दिया करो आजकल। चले, आपने कह दिया है तो एक वक्फा ले ही लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं।